हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। एक आखिरी टॉपिक, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट यूनिट फिनिश हो जाएगी। बाबू आपने ना एक पेज छोड़ा हुआ है, याद है ना आपको, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड के लिए। लो जी बाबू, लिखेंगे मेरे साथ साथ। मैं सिर्फ अभी ना एक चार्ट बना रहा हूं, आपको सिर्फ चार्टिंग करनी है, ठीक है ना। सिर्फ चार्ट बनाना है, सिर्फ चार्ट, ठीक है जी। लिखो measures to correct, बस। बस बाबू, इसे लिखना शुरू करो। किस किस चीज की इंतजार हो रही है? फिजिकल मेजर्स। बस बस बस। बस हार्दिक। अच्छा, फटाफट से नोट डाउन करना। अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है बेटा, आप लेकिन इतना नोट डाउन करो, फिर मैं कर रहा हूं कंप्लीट। बाबू अब समझना शुरू करना, समझने में लगेंगे कुछ 40 मिनट। हाँ, और इसके बाद अभी आप कुछ नहीं लिख रहे, आप अभी कुछ नहीं लिख रहे। 40 मिनट के बाद 1-2 मिनट दूंगा, जितना लिखूंगा वो आप 1 मिनट में लिख दोगे। सिर्फ सामने देखना मेरी तरफ। बाबू बात कर रहे हैं, और पूरी इकोनॉमी में ऑलरेडी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। एक्सेस डिमांड मतलब इन्फ्लेशन। इस टाइम पर कौन सी सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में? सेम, पता है आपको? सेम सिचुएशन चल रही है बेटा इस टाइम पर, ठीक है ना। इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, तो बेटा कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसको? बेटा कंट्रोल करने वाली दो अलग अलग अथॉरिटी हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरा बेटा आरबीआई, ठीक है ना, पापा ऑफ ऑल बैंक। बाबू या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगी, आरबीआई कंट्रोल करेगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे कंट्रोल कर सकती है, समझने की कोशिश करना। बेटा हमने रीजंस पढ़े हैं ना एक्सेस डिमांड के,
यार याद ही नहीं आ रहे तुम्हारे को, तो तुम तो ऐसे शक्ल बनाते हो, मैं कुछ कराता ही नहीं तुम्हारे को। रीजंस में 7 रीजन पढ़े थे ना, इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रिडक्शन इन द टैक्स रेट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, डेफिसिट फाइनेंस। कल भी मैंने ये बात कर चुका था, ठीक है ना, कल जब खत्म किया था तो थोड़ी सी बात इसकी की थी बाबू। अब इन 7 रीजंस में से 2 रीजंस ऐसे हैं बेटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेट करते हैं, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आया। बेटा अगर मैं कहूं मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, तो वही अपोजिट कर दो ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बस आप ये ना करो, ये नहीं करोगे तो पक्का करेक्शन हो जाएगा। जैसे कि वहां पर रीजंस में पड़ा था रिडक्शन इन द टैक्स रेट। पहले 30% इकोनॉमी में टैक्स रेट था, 100 में से 30 टैक्स में चले जाते थे, 70 डिस्पोजेबल इनकम, तो इंसान मैक्सिमम डिमांड कर सकता था 70। लेकिन आपने टैक्स रेट रिड्यूस करके कर दिया 10%। तो अगर 100 मिलते, अगर अब 100 कमाता है तो 10 ही टैक्स देता है, अब 90 रुपए उसके हाथ में आते हैं, तो वो मैक्सिमम डिमांड कितने की क्रिएट करता है? 90 की। बेटा जो पहले मैक्सिमम 70 थी वो 90 हो गई, तो क्या बेटा रीजन फॉर एक्सेस डिमांड है कि नहीं है? वहां यही तो पड़ा था ना। तो बेटा आपको क्या करना चाहिए गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में? मान लो आपने ऐसा कुछ कर दिया और इकोनॉमी में बेटा इन्फ्लेशन आ गया, और इन्फ्लेशन की वजह सिर्फ एक है बेटा, लोगों के हाथ में पैसा बहुत है। तो करो ना कंट्रोल बेटा। कैसे कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल? इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स बढ़ा दो। और अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो पक्की बात है बेटा लोगों के हाथ में पैसा नहीं जाएगा, डिस्पोजेबल इनकम इतनी नहीं जाएगी, ऑटोमेटिकली सिचुएशन कुछ टाइम में ही बेटा ठीक हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी। क्या क्लियर हो मैं इस बात को लेकर? मैं तो रीजन से ही करा रहा हूं, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा बेटा। रीजंस में हमने एक 3rd रीजन पढ़ा था, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। गवर्नमेंट खर्चा करेगी, गवर्नमेंट के लिए जरूर खर्चा हो सकता है बेटा, लेकिन लोगों के लिए इनकम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इसी प्रिंसिपल पे तो काम करती है। तो चीज एक इंसान के लिए खर्चा है, वो दूसरे के लिए इनकम है, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कंट्रोल कर दो। तो सिंपल सी बात बेटा, मेजर्स टू करेक्ट में आप लिख दो डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर ये लिखना अभी नहीं है, अभी तो सिर्फ मोटी मोटी बात समझ लो, ठीक है ना। फिर बाबू लिखने का टाइम दूंगा मैं 40 मिनट के बाद, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो मैं इतनी बात को लेकर? सब दोनों रीजंस में से उठा दिए, दोनों गवर्नमेंट के मेजर्स, ठीक है जी। अब आरबीआई बाबू, मनी एंड बैंकिंग अभी हमारी अगली यूनिट है जो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। अब मनी एंड बैंकिंग में ना बेटा आरबीआई के फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के भी, लेकिन जिन्होंने 11th में ढंग से पढ़े हुए हैं उन्हें अच्छे से याद होगा बेटा, कमर्शियल बैंक के फंक्शन पे ना आपको 11th क्लास में जज किया जाता है। बिजनेस स्टडीज में थे चैप्टर 4 में, 11th क्लास में आपको जज करते हैं कमर्शियल बैंक के फंक्शन पे, लेकिन 12th क्लास में आपको जज करते हैं आरबीआई के फंक्शन पे। तो ये एक आरबीआई का फंक्शन भी है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, वहां पर इसका नाम ही है, ठीक है ना। तो मैं वहां ढंग से नहीं बोलूंगा, वहां तो मैं कहूंगा ये मैंने करा दिया, तो आप कहना करा दिया, तब पढ़ पड़ेंगे जिसने बोला नहीं करा, ठीक है ना। तो यहां इतने अच्छे से पढ़ लो कि वहां नौबत ना है रिपीट करने की, क्योंकि 4 दिन बाद फिर ये आने वाला है, तो 4 दिन बाद दोबारा नहीं कराऊंगा, ठीक है जी। अब एक बार बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे इसको। सर आरबीआई जो मेजर ले सकता है उसमें से बहुत सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं और बहुत सारे क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में 3 बात और क्वालिटेटिव में भी 3 बात। क्वांटिटेटिव में 3 बात क्या है बाबू? अगर इन्फ्लेशन है, अगर एक्सेस डिमांड है, तो आपको क्या करना है? इंक्रीज इन द बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और इसके ब्रैकेट में वही मैं लिख दूंगा सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाबू इंक्रीज इन द एलआरआर, इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये क्वालिटेटिव स्टार्ट हो गए। इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, मोरल सुएशन एंड क्रेडिट राशनिंग, ठीक है ना। टर्म कोई सुनी हुई है इसमें से? एक भी नहीं आज तक सुनी है कोई टर्म ऐसी? नहीं सुनी। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, लेकिन बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है जी। तो बाबू मैं स्टार्ट करूंगा इंक्रीज इन बैंक रेट से, ठीक है ना। मैं इनको 1 to लेकर 6 तक सारी एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है ना। इंक्रीज इन बैंक रेट 1 है मेरे लिए, ओपन मार्केट ऑपरेशन 2 है, इंक्रीज इन एलआरआर 3 है, मार्जिन रिक्वायरमेंट 4 है, मोरल सुएशन 5 और क्रेडिट राशनिंग 6, ठीक है जी। सर व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रेट इंक्रीज? तो सब तब समझे जब पहले बैंक रेट समझ में आ जाए।
बेटा बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। सर कॉमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत पड़ सकती है क्या? नहीं। मैं जरूरत बता दूं कि जरूरत कब पड़ सकती है और कैसे पड़ सकती है। मान लो बेटा मेरा एक बैंक है, ठीक है ना, आई एम अ बैंक मैनेजर। आज सक्षम आता है कि मेरा ना अकाउंट खोल दो। मैंने कहा ठीक है। सक्षम ने अकाउंट खुलवाया, ये पहला अकाउंट खुल रहा है नई ब्रांच से, 10 लाख रुपए से सेविंग अकाउंट। तो 10 लाख आ गए मेरे पास। आज मान्य आती है मेरे पास, कहती है मुझे लोन चाहिए 8 लाख। मैंने कहा ठीक है, ये 10 लाख आए हैं, ये ले 8 लाख का लोन। ठीक है जी, मेरे पास कितने पड़े हैं? 2 लाख। मैंने इसको 8 लाख का लोन दे दी। 5 दिन के बाद सक्षम आता है कि वो अकाउंट में पैसे डाले थे मैंने 10 लाख, मुझे विड्रॉल कराने हैं 9। जरूरत पड़ गई 9 लाख की। मेरे पास 9 है। सर जब तक जरूरत नहीं समझोगे ना तब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। जरूरत समझ में आ रही है? सर इसको 9 लाख चाहिए, पहले बताओ मैं मना कर सकता हूं कि मैं नहीं देता? मना कर सकता हूं। पता है आपको सेविंग बैंक अकाउंट को एक और नाम से जानते हैं, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड जब चाहे तब निकलवा सकता है, जब चाहे तब निकलवा सकता है। ये आया 9 लाख निकलवाने, मेरे पास है 2 लाख। सर बैंक मना कर सकता है ऐसे कि मैं नहीं देता पैसे? नहीं कर सकता। तो मेरे को 9 लाख अरेंज करने, कहां से करूं? 2 हैं, पापा ऑफ ऑल बैंक करेगा मदद आपकी, लोन देगा, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि आप भी तो कमा रहे हो आके, लोन आपने भी दे रखा है। और आपने अगर 14% पे दे रखा है तो आरबीआई आपको सस्ता ही देगा। वहां से कमाए जाओ, आरबीआई को दिए जाओ थोड़ा बहुत, खुद कमाए जाओ। समझ आई बात? जरूरत समझ में आई? तो बेटा आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे सकता है, जिस रेट पे देता है उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। मान लो बेटा आरबीआई कमर्शियल बैंक को आज तक 9% पे लोन देता था, मान लो। तो कमर्शियल बैंक कहता है मैं कुछ कमाऊंगा तो मैं अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर को 12 पे दूंगा, 3% मुझे भी कमाना है, ठीक है ना। और मैं कहता हूं अगर आप ऐसे चल रहे हो फिर भी इन्फ्लेशन है, आप चल रहे हो ऐसे और इन्फ्लेशन चल रहा है इकोनॉमी में, तो ऐसा आरबीआई क्या करे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए? बेटा इंक्रीज इन द बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ा दो। अच्छा इससे क्या होगा बाबू? आज तक आरबीआई कमर्शियल बैंक को 9% पे लोन देता था। अब आरबीआई ने कमर्शियल बैंकों का मैं तो 12 से कम पे दूंगा नहीं, 12 पे लोन लेना है ले जा, नहीं लेना ना। कमर्शियल बैंक ने ले लिया लोन, मजबूरी। तो कमर्शियल बैंक ने अपने क्लाइंट्स को कह दिया देख भाई, पहले मुझे सस्ता मिलता था मैं तुझे सस्ता देता था, अब मुझे महंगा मिलता है तुझे ही महंगा मिलेगा, मैं तुझे 15 पे दूंगा। अब कस्टमर क्या करेगा? सोचो, कस्टमर के सोचने का नजरिया अलग है। कस्टमर 2 महीने पहले आया था तो आप बोल रहे थे 12 पे लोन ले जा, 12 पे लोन ले जा। आज वो आया, आपने कहा 15, तो भाई डिस्करेज करेगा कि नहीं? वो कहेगा मुझे नहीं चाहिए। 2 महीने पहले दोबारा बोल रहा था 15, मैं जब 12 होगा मैं तो तब ले लूंगा। तो भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि आप डिस्करेज करो लोन को, क्योंकि इकोनॉमी में ऑलरेडी पैसा बहुत है। तो आरबीआई का ये एक छोटा सा स्टेप लेना और बेटा इकोनॉमी में अपने आप पैसा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। डिपॉजिट्स तो आएंगे बेटा, पर लोन लेने कोई नहीं आएगा। यही हम चाहते हैं, इकोनॉमी से पैसा बाहर। सर इन्फ्लेशन सिर्फ एक ही वजह से आता है, जब इकोनॉमी में पैसा हो। पैसा ही तो निकालना है इकोनॉमी से बाहर, निकाल दो पैसा बाहर। क्या मैं क्लियर हूं बैंक रेट को लेकर? बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, ठीक है ना बाबू। एक और टर्म आती है, अभी मैंने लिखी नहीं है, आगे सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, इसी फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहा हूं, रेपो रेट। एक टर्म आती है रेपो रेट, किसी ने सुना है क्या बेटा टर्म के बारे में? रेपो रेट सुना नहीं? अभी बताऊं आपको क्या हुआ है। सिर्फ 15 दिन पहले आरबीआई ने कहा था हम मीटिंग करेंगे, कि कुछ दिन के बाद करेंगे मीटिंग, और अर्जेंट मीटिंग बुलाई, अर्जेंट। और आधे घंटे में डिसीजन दे दिया कि हम रेपो रेट बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही ये डिसीजन आया, शेयर मार्केट 450 पॉइंट धड़ाम, सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर, सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर। क्यों? पैनिक क्रिएट हो जाता है कि इन्फ्लेशन आ रहा है तो आरबीआई ऐसा कुछ कर रहा है। बाबू समझते हो रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। रेपो रेट भी वही रेट होता है जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक को।
बैंक रेट भी वही रेट होता है जिससे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक रेट इज फॉर द लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड रेपो रेट इज फॉर द शॉर्ट टर्म नीड्स। यानी कि अगर 1 साल 2 साल के लिए लोन चाहिए तो हम बोलते हैं रेपो रेट पे मिल रहा है, और 5 साल 10 साल के लिए लोन चाहिए तो हम बोलते हैं बैंक रेट पे मिल रहा है। बैंक रेट इज फॉर, मैं लिख दूं आपके लिए डिफरेंस, बैंक रेट इट इज फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, लॉन्ग टर्म नीड्स ऑफ कमर्शियल बैंक, और रेपो रेट इट इज फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? क्या मैं क्लियर हूं? दोनों बातें एक ही तो हैं, बस हल्का सा फर्क है नाम का। चलो जी, अब समझदार के लिए कुछ क्वेश्चन सब सामने देख रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? अब अगर समझदार हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दिमाग में घूम रहा होगा। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? पहले ये बोलो, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। समझदार को इशारा काफी। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देता है। अब बड़ा अचंभा हुआ होगा, आरबीआई को लोन की जरूरत नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है कि नहीं भाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन की जरूरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिमांड करी 5 लाख करोड़ चाहिए आरबीआई, तो और प्रिंटिंग वो चाह नहीं रहा, वो डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं चाह रहा आरबीआई, क्योंकि आरबीआई को पता है और पंगा क्रिएट करोगे आप, इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो बेटा लोन नहीं मांग सकता वो कमर्शियल बैंक से। तो सर रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन करता है। ठीक है ना? मैंने ये एक नंबर के लिए क्लियर किया है क्योंकि आता ही एक नंबर में, वैसे मेरे कोर्स में कहीं नहीं है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ऑल ओके? अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? सब समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं आगे। बाबू सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, और मैं यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट टर्म लिख रहा हूं जो मैं पढ़ाना चाहता हूं, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप भी वहां पर ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, पहले समझेंगे सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाबू इन्फ्लेशन चल रहा है इंडियन इकोनॉमी में, और आरबीआई चाहता है कि नहीं, इन्फ्लेशन मुझे कंट्रोल करना है हर हाल में। तो इन्फ्लेशन के लिए बेटा पैसा बाहर निकालो इकोनॉमी से। ओनली सॉल्यूशन इज दैट कि लोगों के हाथ में बहुत अमीरियत आ रखी है, बहुत पैसा आ रखा है, निकालो पहले बाहर, अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। कुछ नहीं करना, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो। तो भाई क्या करना चाहिए आरबीआई को? ये दूसरा एक स्टेप है, बहुत अच्छा स्टेप है, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाबू देखो, जिस चीज को हम बोलते हैं ना मोस्ट सिक्योर्ड, उस दिन मैं एक एफडी पे भी चर्चा कर रहा था, मैंने बोला था ना मोस्ट सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? और मैंने बताया, आईना दिखाया आपको क्या सेफ्टी है, ठीक है ना? बिल्कुल वैसी ये चीज है, मतलब दुनिया को लगती है, हमें लगे कि ना लगे, दुनिया को लगती है। एफडी आपको 5% इंटरेस्ट दे रही है करंट सिचुएशन में, आज के जमाने में लगभग 5, कोई कहेगा 4.5, सीनियर सिटीजन के लिए 5.5, तो मैं एवरेज मान लेता हूं 5। ठीक है, अब बेटा गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज लेकर आ गई। अब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इज द मोस्ट सिक्योर्ड सिक्योरिटी एवर। सर इससे भी ज्यादा सेफ कोई चीज हो सकती है? मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाग जाएगी क्या? आपको लगता है कभी? मतलब ही नहीं उठता। तो सेफ्टी है कि नहीं है? सेफ्टी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक कौन है पता है आपको? आरबीआई। ये बात आपको 11th क्लास में बताई जाती है, ऑल्दो मैं बहुत डिटेल बताऊंगा। आरबीआई का एक दूसरा नाम है, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट्स बैंक। सुना है ना आपने? बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक। तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को बुलाया कि आप हमारी सिक्योरिटीज मार्केट में बेच दो। आरबीआई ने कहा ठीक है मैं बेचता हूं। बाबू इकोनॉमी में मान लो बेटा गवर्नमेंट को लग रहा है 1 लाख करोड़ फालतू है, अगर 1 लाख करोड़ आ जाए तो बेटा कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ की सिक्योरिटीज इशू करी और आरबीआई को दे दी। और आरबीआई क्या कर रहा है? बेच रहा है, और इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है उस सिक्योरिटी पे 7%। एफडी इज ऑफरिंग 5%, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज ऑफरिंग 7%। और लोग लालची बहुत है हमारे यहाँ पर, ब्याजी पूत बहुत है, लोगों को ब्याज कमानी है। अच्छा 7%, और वो भी इतनी सिक्योर्ड सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भागने वाली तो है नहीं। चल भाई, सारी दुनिया जहान खरीद लेंगे वो,
और यही तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है। जैसे ही उन्होंने सेल ऑफ सिक्योरिटी करी, भाई गवर्नमेंट के लिए सेल, नॉर्मल सिटीजन के लिए, सिविलियंस के लिए परचेज, और जब परचेज करोगे तो बेटा पैसे किसको दोगे? आरबीआई को, और आरबीआई किसको दे देगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो पैसा बाहर निकालना था, निकल। समझ आई बात? सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी से पैसा बाहर निकल सकता है, बिल्कुल क्लियर कट एग्जांपल है, पैसा बाहर निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ आई बात सारी? ठीक है बाबू, जब डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलूंगा तो सब अपोजिट कराना है मुझे, ठीक है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बाबू। थर्ड वन इज इंक्रीज इन एलआरआर, इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर मतलब लीगल रिजर्व रेशो। बाबू यहां टाइम लगेगा, और वो मैं इसलिए लगा रहा हूं कि मेरे को 4 दिन बाद दोबारा नहीं लगाना। हाँ बोलो बेटा, बोल बोल। हाँ सेकेंड पॉइंट दोबारा समझा देते हैं, इसमें दिक्कत क्या है बाबू? हेडिंग का नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और ओपन मार्केट ऑपरेशन में ना दोनों चीजें आती है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एज वेल एज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी। लेकिन मैंने यहां पर स्पेसिफिकली लिख दिया कि मैं बात कर रहा हूं सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, यानी कि एक्सेस डिमांड के सिचुएशन में सिर्फ एक ही काम करते हो आप, सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बाबू इन्फ्लेशन या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बस एक ही वजह से क्रिएट हुई है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत है, और जब लोगों के हाथ में बहुत होता है तो लोग लेविशली स्पेंड करते हैं, ठीक है ना? जरूरत नहीं भी है तो भी खर्च करते हैं, और इसकी वजह से ही मार्केट में इन्फ्लेशन आता है। तो अब हमें क्या करना है? इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना है ना, हम वजह ढूंढ रहे हैं कि किस वजह से निकाल। तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया, अपनी सिक्योरिटी आरबीआई को कहकर बिकवा दी मार्केट में। भाई गवर्नमेंट ने अगर सिक्योरिटी बेची है तो खरीदने वाले तो हम ही है ना, आम पब्लिक, हमने खरीद दिया, और अगर हमने खरीद दिया तो पैसा दिया होगा। भाई मैंने कहा 50,000 की सिक्योरिटी मेरी, क्योंकि मुझे लालच है 7% ब्याज का। किसी ने कहा लाख की मेरी, क्योंकि मुझे लालच है 7% का। किसी ने कहा 2 लाख की मेरी। तो ऐसे दुनिया में भाई सबने, इंडिया में सबने खरीद ली, जिसकी जैसी हैसियत उसने वैसी खरीद ली। तो भाई आपने आरबीआई को पे कर दिया है, और आरबीआई ने क्या करा है? पैसा उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया। तो बेटा हमें इकोनॉमी से पैसा बाहर निकालना था, निकाल तो दिया, ठीक है? चलो जी बाबू, मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज इन एलआरआर की, और एलआरआर दो चीजों का सम होता है, सीआरआर और एसएलआर। सिर्फ मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, ये थोड़ा ऐसा सही है डेटा सा, इसको ढंग से समझ। सीआरआर फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर फुल फॉर्म है स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है जी? सीआरआर प्लस एसएलआर ये दोनों मिलाकर बनते हैं एलआरआर। बाबू एक बैंक अपने डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज रखता है सीआरआर में, एक सर्टेन परसेंटेज रखता है एसएलआर, और ये उसको फोर्टनाइटली बेसिस पे मेंटेन करना होता है, मतलब हर 15 दिन में एक बार मेंटेन करना होता है। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं, मान लो बेटा आज एक नया वीक स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, और मंडे है। 15 दिन में ये जो डिपॉजिट आएंगे मेरे पास, इसका एक सर्टेन परसेंटेज एवरी बैंक हैज टू केप्ट विद आरबीआई, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। यानी कि मैं बोलूं पिछले 15 दिन में अगर मेरे पास 1 करोड़ के डिपॉजिट्स आए, तो कोई भी बैंक ऐसे नहीं कर सकता, कहेगा ये लो 1 करोड़ का मैं लोन कर रहा हूं, नहीं, अलाउड नहीं है। आप क्या कर सकते हो? सीआरआर और एसएलआर को छोड़कर लोन कर सकते हो, ये दोनों छोड़ना पड़ेगा आपको, यानी कि एलआरआर छोड़ के लोन कर सकते हो। और मैं बोलूं अगर सीआरआर 7% हो और एसएलआर 13% हो, यानी कि मिलाकर कितना हो? 20%, तो 1 करोड़ का 20% छोड़ दो, यानी कि 20 लाख, आप 80 लाख का ही लोन कर सकते हो। तो 20 लाख कहां रहेंगे सर? 1 करोड़ का 7% जो सीआरआर है, हर कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखवाता है, ये आरबीआई का नियम है। और इस अमाउंट को बोलते हैं कैश रिजर्व।
और इस परसेंटेज को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है जी, समझ आई बात। यानी कि 1 करोड़ का 7%, 7 लाख तो आपने आरबीआई के पास भिजवा दिए। कई बार देखा बेटा, बैंक के बाद एक वैन आती है तो कैश डिपॉजिट आप जितना होते हो वो लेने आती है, सुना है क्या, देखा है कभी? बता दूं वैन के बाहर क्या लिखा होता है? SIS प्रोसिक्योर, कंपनी का नाम है जो कलेक्शन करती है बैंक के लिए। ठीक है ना बाबू, 7% आपने CRR मेंटेन कर लिया विद RBI। ठीक है ना, और मैं बताऊंगा इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, 7% आपने मेंटेन कर लिया बाबू। 13% स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, इसका क्या करना है? 1 करोड़ का 13%, 13 लाख। ये आरबीआई कहता है हर कमर्शियल बैंक को केप्ट विद योरसेल्फ, अपने बैंक में इतना कैश रखो, 13 लाख हमेशा, 1 करोड़ में से 13 लाख। ऐसा क्यों सर? विड्रॉल वाले भी बहुत लोग आने वाले हैं, ऐसा ना हो इमरजेंसी में सारा दिन मुंह ताकते रहो आरबीआई का, बार बार नहीं आ सकता ना पैसा। समझ आई बात? और आपको बता देता हूं, ये जो 13 लाख आपको रखना है इन द मोस्ट लिक्विड फॉर्म रखना है। व्हाट इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म? समझ में आया ना? ये 13 लाख रुपए नगद चाहिए। और बता देता हूं, जो बैंक ब्रांच के बिल्कुल बाहर एटीएम होता है उसमें जो पैसे लगे हुए हैं वो सब SLR है। समझदार को इशारा कर। सर वो भी बैंक के SLR का ही पार्ट जमा कराता है बैंक, जो बैंक ब्रांच के बाहर एटीएम में जमा कराता। समझ आई? तो ये 20 लाख छोड़ दो, आप 80 लाख का लोन कर सकते हो। ठीक है ना? कि मैंने क्यों छोड़ दिए बेटा? ऐसा नहीं हो सकता कि कल को वो इंसान जिन्होंने 1 करोड़ मेरे खातों में अभी 15 दिन में जमा कराया है वो आ जाएं अगले ही दिन खिलाओ 1 करोड़, तो कहां से दोगे? क्योंकि आपने आरबीआई के पास 7 लाख जमा कराया, आपने CRR पूरा किया है, आरबीआई की जिम्मेवारी है आपकी मदद, वो करेगा ही करेगा। आरबीआई का एक फंक्शन है, मैं बोल देता हूं बोलने के लिए, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। समझते हो इसका मतलब क्या है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब आखिरी चारा। जब कमर्शियल बैंक की कोई मदद नहीं करता फाइनेंशियली, तो आखिरी चारा आरबीआई है, वो मदद करेगा ही करेगा, प्रोवाइडेड कि आप आरबीआई के नियम पूरे करो। आपने CRR मेंटेन करी है ना, तो अगर कोई 1 करोड़ भी निकलवाने आ गया, आपने सिर्फ 7 लाख जमा करे हैं, आरबीआई पूरे 1 करोड़ देगा आपको, आप दो। याद है मैं 11वीं क्लास में आरबीआई की इंपॉर्टेंस बताते हुए कहानी सुनाया करता था आपको। जिन्होंने नहीं सुनी भी एक बार सुनाऊंगा जरूर आपको, देखता हूं आज नहीं तो कल। ठीक है ना बेटा? आरबीआई की जरूरत अभी आपको नहीं पता लगी। दुनिया के सबसे बड़े बड़े देश जब मंदी से जूझ जाते हैं ना, तब भी इंडिया को कुछ नहीं होता। मतलब मैं बोलता हूं किसी देश का सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है जैसा आरबीआई है। हैट्स ऑफ टू आरबीआई। किसी भी देश का सेंट्रल बैंक ऐसा नहीं है। ठीक है जी बाबू, अभी तक बात क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं बेटा, मैंने तो अभी LRR बताया, अब मैं बता रहा हूं इंक्रीज इन LRR क्यों। मैं बोलता हूं अभी आप 1 करोड़ में से 80 लाख का लोन कर रहे हो, मतलब 20% LRR मेंटेन कर रहे हो, और ऐसा करने पे भी इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए? आरबीआई ने कहा LRR उठा के मैंने 30% कर दी। 30% कर दी मतलब मान लो CRR कर दी 10% और मान लो ये कर दी 20%, तो मिला के कर दी 30%। मतलब अब क्या होगा? अगर अब 1 करोड़ के डिपॉजिट आए तो कोई भी बैंक 70 लाख के लोन कर पाएगा LRR छोड़कर। तो सर पहले करते थे 80 के, अब करते हो 70 के। क्या आप इकोनॉमी से पैसा बाहर निकाल रहे हो? क्या इकोनॉमी में पैसा कम पहुंचा रहे हो? यही तो चाहिए, यही तो करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल ऐसे ही तो होगा। क्लियर हो मैं बात को लेकर? 3 बातें समझ में आई? इंक्रीज इन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इंक्रीज इन LRR। ठीक है, बढ़ाऊंगा आगे बाबू। 4th हेडिंग है इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। बाबू एक बात बताओ, अगर एक इंसान के पास, चलो मैं ना अभी थोड़ा सा ना एक बार एक आरबीआई की इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन करूं फिर बताता हूं। सर मुझे नहीं लगता कि आप
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो जो मैं वर्ड आरबीआई बोलता हूं, पर बेटा बैंकों के लिए वो सब कुछ है, ठीक है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ पापा फॉल बैंक, मतलब ये बात मैंने वहां करियर काउंसलिंग सेशन में भी बोल दी थी बेटा, कि इतने बड़े बड़े फ्रॉड हुए इंडिया में, जब लोग सोचते हैं ना कि अब तो ये बैंक तबाह हो गया, अब तो ये खत्म हो गया, तब भी कुछ नहीं होता। याद है पीएनबी से रिलेटेड कितनी न्यूज आई थी, वो नीरव मोदी फ्रॉड हुआ जब, उसके बाद बैक टू बैक 2-3 फ्रॉड खुले, कुछ लगभग 17-18 हजार करोड़, 17-18 हजार करोड़, ये बैंकों की 5-5, 7-7 साल की कमाई है। इतना मोटे फ्रॉड खुल गए और सबने पता क्या सोचा, पीएनबी खत्म, कि अब तो कोई पैसा नहीं आता, ठीक है ना। और लोगों की सोच होती है अभी निकाल लो पीएनबी से सारा पैसा, अभी अभी बिल्कुल ऑन द स्पॉट निकाल लो, हो गया खत्म। फ्रॉड के बाद 5 साल और चल गया, और जब तक जिंदा रहोगे तब तक चलेगा, बंद करके दिखाओ कोई। सर एक ऐसी बार की बात बता रहा हूं आपको, एक टाइम था गुजरात के एक बैंक, गुजरात में एक र्यूमर फैल गया किसी पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर कि ये बैंक ना दिवालिया होने वाला, और अब र्यूमर है भाई, ठीक है ना, अब फैल जाते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना, नो स्कैम की तरह ही था कोई मोहल्ला, ठीक है जी, तो भाई फैला दिया र्यूमर। अब बाबू र्यूमर फैल गया तो लोगों में सिचुएशन हो जाती है पैनिक की, कि मैं तो अभी अपना पैसा तो अभी निकाल लो, बाकी पड़ोसी पड़ोसी जान। तो भाई बैंक में लाइन लगी, पूरी सड़क घेर दी होगी लाइन में, हर कोई सिर्फ एक काम कर रहा है, विड्रॉल, कोई डिपॉजिट नहीं करा रहा। किसी की एफडी है, एफडी तोड़वा के पैसे, किसी की आरडी, आरडी तोड़वा के पैसे, करंट अकाउंट से पैसे, सेविंग अकाउंट से पैसे, सबसे पैसे निकलवा रहे हैं इंसान, लोग कर तुड़वा रहे हैं, पैसे निकलवा रहे हैं, बस सबको एक ही काम है, पैसे चाहिए, आज ही चाहिए और अभी चाहिए। तो भाई कमर्शियल बैंक ने आरबीआई को कॉल करी कि ऐसी ऐसी सिचुएशन हो गई है। आरबीआई ने कहा अच्छा ऐसी सिचुएशन हो गई है, तो आरबीआई ने कहा कोई टेंशन मत लो आप, आज कोई लंच टाइम नहीं होना चाहिए, और आज 5 बजे बैंक बंद नहीं होना चाहिए, जिसको जितना पैसा चाहिए, जिसके जितने डिपॉजिट है सारे बांटो, लोगों को दिखाते हैं आरबीआई क्या है, सबके पैसे दो, जिसको जितना पैसा चाहिए उसको उतना दो। भाई सुबह से लेकर 2 बज गए, सब पैसे निकलवा रहे हैं और लंच नहीं हो रहा। लोग सोच रहे हैं भाई किसी बैंक को भागना हो तो लंच आज 1 की जगह 2 घंटे का होगा, 4 बज गए हैं बैंक बंद नहीं हो रहा। अब किसी ने भागना हो तो पब्लिक डीलिंग तो बंद हो चुकी है 3:30-4 बजे, तो अब क्यों नहीं बंद कर रहे, तो चली जा रही है चली जा रही है। रात के 8 बजे तक पैसा बांटा जाता है, और आरबीआई ने सिर्फ पैसा बांटने के लिए काम किया। आसपास सारे कमर्शियल बैंक को फोन करा, जितना कैश है सब भेज दो इस ब्रांच में, जितना कैश है। और एक प्राइवेट प्लेन उड़ता है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर उड़ता है, सिर्फ नोटों से भरा हुआ, सिर्फ लोगों के पैसे देने के लिए। और रात को 8 बजे एक एक अकाउंट खाली कर दिया जाता है, सबके पैसे दिए जाते हैं एक एक अकाउंट के। लोगों को समझ में आ गया कि ये तो कोई नहीं भागने वाला था, ये तो दिवालिया होने नहीं वाला था, हमारी सोच गलत थी। और अगले दिन सुबह वो लोग दोबारा अकाउंट खुलवा के पैसे जमा करा देते। दिस इज आरबीआई फॉर यू। सर कौन जा रहा है? इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर आपने कभी पढ़ा नहीं है सर, एक बैंक भी, एक सिंगल ब्रांच भी आज तक कभी भागा नहीं है, कोई बैंक कभी भागा नहीं है। 1949 रिपब्लिक डे से भी पहले, रिपब्लिक लगने से भी पहले, इंडिया के रिपब्लिक बनने से भी पहले बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हो गया था। सिंस 1949 से लेकर आज तक कोई बैंक कभी भागा नहीं है, और अगले 200 साल तक भी नहीं भागेगा। तो आप अपने बच्चों को पढ़ा के जाओगे, आपके बच्चे उनके बच्चों को पढ़ा के जाएंगे कि इंडिया से कभी कोई बैंक भाग नहीं सकता। समझ आई बात बेटा? दिस इज आरबीआई, हल्के में लेने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत भारी है वो। चलो जी अब सुनना बेटा बात। बाबू 4th हेडिंग क्वालिटेटिव मेजर्स। बाबू क्वालिटेटिव मेजर्स में बात लिखी गई है इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। भाई प्लीज यार, मतलब मैं एक बात एक्स्ट्रा करता हूं, तुम ना बस चाहते हो बस गला ही पकड़ लो, हाथ पकड़ाना ही गलत हो जाता है। बाबू मेरे को खत्म भी करना है, इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट। सुनना बाबू, अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखो, मॉर्टगेज करो, क्योंकि बैंक जो मोस्टली लोन करता है वो सिक्योर्ड लोन,
मतलब बैंक को सिक्योरिटी चाहिए। तो बेटा आपको क्या लगता है बैंक 1 करोड़ का लोन दे सकता है आपको? मैंने कहा बैंक 1 करोड़ रख ले और 1 करोड़ मुझे लोन दे सकता है? क्यों? क्यों नहीं दे सकता? बस हैंड रेस करो, क्यों नहीं दे सकता? क्यों, क्या दिक्कत है? क्यों अरे क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि जिस दिन एसेट की वैल्यू कम हुई उस दिन आप लोन देने से मना कर दोगे। भगवान ना करे ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कल को 90 लाख रह जाए और सिर्फ आपने अभी 2 किश्तें दी हैं, तो आप कहोगे बस मैंने लोन देना नहीं। पर बच्चे बड़े समझदार हैं। बच्चे पता है कि मुझे बार बार क्या पूछते हैं, ये 11वीं क्लास में भी किसी बच्चे ने पूछा था कि तो क्या हो गया बैंक बेच देगा एसेट? बाबू ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो, बिल्कुल पल्ले बांध लो, आज ताला लगा लो इस बात को। बैंक कभी आपकी एसेट बेचना नहीं चाहता, क्योंकि आपको पता है एसेट बेचने में क्या होता है, बैंक का लॉस। और मैं बता दूं कैसे मैनेज होता है लॉस, क्योंकि मुझे बताना जरूरी है नीलामी में होता क्या है। तो आज बैंक ने नीलामी निकाली किसी एसेट की, मान लो 1 करोड़ का लोन दे दिया था बैंक ने, आपकी एसेट रहेगी 90 लाख की। तो बेटा अब नीलाम कर रहा है बैंक इस एसेट को, बैंक कह रहा है मैं रिकवरी करूंगा, कोई नहीं जो लॉस हो गया होगा मैं रिकवरी करूंगा। बैंक ने नीलामी के लिए बेटा अखबारों में निकलवा दिया, और आपको पता है कंपलसरी होता है निकलवाना, आपने देखे भी होंगे, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है तो देखा होगा पक्का निकलवाते बैंक। किस जगह पर नीलामी होगी, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल ये है, सब कुछ बताता है, ठीक है ना। और ज्यादा दूर क्यों जाते हो, एलेक्स सिनेमा के साथ क्या हुआ पता है आपको? नीलामी हुई थी इसकी, किसने कराई थी? एक वो आवाज आई बहुत बढ़िया सी, किसने बोला? शिवालिक बैंक, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, यानी कि अब तो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। हाँ जी सर, सर ऐसे ही हुआ था, पता होगा आपको। पर आपको पता है नीलामी में होता क्या है? सब सेटिंग चलती है। 90 लाख, अब वो प्रॉपर्टी की कीमत एक्चुअलिटी में 90 लाख है, ठीक है ना। बैंक ने बोल दिया कि मैं नीलामी शुरू करूंगा 90 लाख से, ठीक है ना। नीलामी में पहुंचता कौन लोग हैं? जितने पहुंचते हैं, और मुझे पता है पहुंचता कोई नहीं है, बड़े लिमिटेड लोग हैं जो ऐसे ही नीलामी में पहुंचते हैं, और सब सेटिंग करी होती। 10 लोग बैठे, 10 के 10 की सेटिंग। बैंक ने कहा नीलामी शुरू करा 90 लाख से, किसी ने बोली नहीं लगाई, किसी ने भी नहीं लगाई। बैंक आ गया 80 पे, किसी ने बोली नहीं लगाई। सबसे वैल्यू पूछे जा रहे हो गया 70, बैंक ने शुरू करा 70, एक ने बोली 70,50,000, दूसरे बोला 71 लाख, तीसरी बोली नहीं आई, 71 लाख पे डील डन। बैंक लॉस खा के बैठ गया 29 लाख। और उन्होंने क्या करा, 10 लोगों ने मिलकर 2 दिन नहीं लगाए उसको 95 लाख की बेच दी। चलो जी, सब खा गए पैसा, 10 लोग बांट गए। समझ गए ना कैसे होने? तुम क्यों नहीं करते? मतलब कहाँ बैठे हुए हो तुम, पढ़ाइयां कर रहे, सेटिंग शूटिंग करो, जाओ आ जाओ। हाँ वो वाली नहीं, हाँ तुम तो यार तुम कहोगे बिगाड़ रहे बच्चे हो। चलो जी, समझ आई क्या बात, क्या होता होगा? तो भाई कभी बैंक चाहता नहीं प्रॉपर्टी बेचना, क्योंकि उसको पता है हमेशा लॉस होने वाला है। बैंक पता है क्या चाहता है, मेरा लोन ही दो भाई मुझे तो वापस, मुझे नहीं किसी की प्रॉपर्टी बेचनी, मेरा लोन मुझे जरूर वापस दो। समझ आई बात? तो बैंक जब लोन करता है प्यारे बच्चों, शिवी बस, बैंक जब लोन करता है तो बेटा बैंक को चाहिए मार्जिन, और आज की तारीख में मार्जिन है 25%। बैंक कहता है 1 करोड़ की एसेट लाओगे तो 25% मार्जिन छोड़ूंगा और 75% लोन कर दूंगा, यानी कि 1 करोड़ की एसेट पे बस 75 लाख का लोन। कि कल को इस प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन भी हो तो 25% मेरे पास ऑलरेडी मार्जिन है, कि कितनी डाउन हो जाएगी, हो भी गई तो 25% मार्जिन बहुत होता है, ठीक है ना। और मैं बोल रहा हूं ऐसा करने पर भी इन्फ्लेशन है, मतलब हर बैंक इस नियम से चल रहा है और तब भी इन्फ्लेशन आ गया। तो आरबीआई को ऐसा क्या करना चाहिए? आरबीआई कहता है इंक्रीज इन द मार्जिन रिक्वायरमेंट, पर आरबीआई ने कह दिया आज से मार्जिन 40% है। अब क्या होगा? एक इंसान आया 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेकर, बैंक कह रहा 60 लाख का लोन दूं। ओ या तो बैठ जा भाई, मतलब मैं 1 करोड़ की चीज गिरवी रख दूं तो मुझे 60% देगा, रहने दे मैं फिर कभी ले लूंगा। और यही तो चाहिए हमें, तू ले ही मत। और हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि तू लोन मत ले, हम इनडायरेक्टली बुलवा रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा मार्जिन बढ़ाने से लोन डिस्करेज हो जाते हैं, और हम डिस्करेज ही चाहते हैं, ठीक है ना। ज्यादा देंगे तो और इन्फ्लेशन आ जाएगा। क्लियर बात? समझ आई बात? 4 बातें, अब 2 बातें 2 मिनट की।
ठीक है जी, सब निपट गया जितना था। बाबू फिफ्थ हेडिंग है मोरल सुएशन और सिक्स्थ हेडिंग है क्रेडिट राशनिंग। मैं दोनों को कंपैरिजन कर रहा हूं, सुनना बेटा। मोरल सुएशन का मतलब होता है अपॉन रिक्वेस्ट आरबीआई मना कर रहा है कि कॉमर्शियल बैंक इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को लोन मत करो। ऑन रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करके। और क्रेडिट राशनिंग क्या होता है? बाय ऑर्डर। आरबीआई ने ऑर्डर दे दिया लोन बिल्कुल मत कर देना इन इंडस्ट्री को, यानी कि आरबीआई रिक्वेस्ट भी कर सकता है और ऑर्डर भी दे सकता है। मोरल सुएशन मतलब ऑन रिक्वेस्ट और क्रेडिट राशनिंग मतलब बाय ऑर्डर। जब आरबीआई मना कर देता है कि कुछ इंडस्ट्रीज को लोन मत दो क्योंकि इन्फ्लेशन पहले ही है, हम नहीं चाहते पैसा ज्यादा है। दूसरी बात, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी भी हैं जिनको लोन देने से पैसा कभी वापस नहीं आता, यानी कि वो इंडस्ट्रीज नेगेटिव प्रोफाइल मानी जाती है। आपको पता है कुछ लोग नेगेटिव प्रोफाइल माने जाते हैं कि इनको तो लोन बिल्कुल नहीं करना। पॉलिटिशियंस, प्रॉपर्टी डीलर, ये सब नेगेटिव प्रोफाइल है, इनको लोन नहीं होते। पॉलिटिशियन को कोई लोन नहीं होता भाई, कोई नहीं करना चाहता। नेगेटिव प्रोफाइल क्यों? क्योंकि पता है रिकवरी नहीं होगी। प्रॉपर्टी डीलर, इनकम की कोई सर्टेनिटी नहीं है, नेगेटिव प्रोफाइल, नहीं होने की रिकवरी। या तो एकदम में बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा तो 1.5-2 साल भी नहीं लगेगा, ये परेशान कर देंगे आपके लोन में, तो मत करो। तो आरबीआई रिक्वेस्ट करके भी कह सकता है, आरबीआई ऑर्डर भी दे सकता है। मान लो ऐसे कह दिया आरबीआई कि फार्मर्स को आपने किसान क्रेडिट कार्ड हद से ज्यादा इशू कर दिया, अब क्रेडिट कार्ड मत इशू करो, केसीसी मत करो। केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करो। क्यों? क्योंकि भाई फार्मर्स भी बहुत परेशान कर देते हैं रिकवरी के टाइम पर, कि किसी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 1.5 लाख है, किसी को 5 लाख दे दी। और पता है ना कैसे इशू करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड? जितनी जमीन होती है उसके बेसिस पे लिमिट बनाई जाती है। किसी के पास 5 बीघा है तो लिमिट 50,000, किसी का 50 बीघा है तो उसकी कुछ ज्यादा, 100 बीघा है उसके हिसाब से लिमिट होती है। और होता क्या है, ये रिकवरी के टाइम पे बहुत परेशान करते हैं। तो आरबीआई ने कह दिया ऑन रिक्वेस्ट की मत दो, या ऑर्डर दे दिया कि इनको मत दो, अब बहुत दे दिया आपने और बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया। पता है आपको किसान क्रेडिट कार्ड के साथ एक बड़ी स्पेशल क्वालिटी है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, मुझे नहीं पता आपको कितनी समझ है। नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आ गया, अब एटीएम में लगाओ कैश आ जाएगा बाहर, किसान क्रेडिट कार्ड में आ जाएगा। ठीक है ना? बस शुरू हो जा, खेती कर ले, बस किसी गांव में जाके बैठ जा। समझ गया ना अब तू क्या करना है तेरे को? ये गलत वाली सेटिंग नहीं है, गलत वाली नहीं। हाँ हाँ जी सर। अच्छा चलो एक बात बताओ, बस एक फाइनल बात, फाइनल बात। सर अगर रिक्वेस्ट करके मना कर दिया तो पैसा तो रुक गया इकोनॉमी में जाने से, या ऑर्डर दे दिया तो भी पैसा रुक गया, पैसा ही रोकना है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आरबीआई रिक्वेस्ट कर रहा है कमर्शियल बैंक मत करना, तो कमर्शियल बैंक मानेगा कि नहीं? रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, आपकी मर्जी है, बताओ आप बताओ, वैसे मानता होगा कि नहीं? सर कमर्शियल बैंक को ना हर दिन जरूरत है आरबीआई की, कैसे ना माने रिक्वेस्ट? पता है ना, अभी बोला लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आप 1 करोड़ अकाउंट में जमा करा गए, मैंने 80 लाख का लोन दे दिया, 7 लाख आरबीआई को, 13 लाख मेरे पास। बंदा कहता है मैंने अकाउंट बंद कराना, लाओ 1 करोड़। तो बेटा अभी याद आ जाएगी आरबीआई की। तो बेटा अगर आरबीआई ने रिक्वेस्ट भी करी तो ऐसा शायद ही कोई कमर्शियल बैंक को जो कहते मैं नहीं मानता, कोई नहीं कह सकता। पापा को मना कर सकता है कोई? पापा ऑफ ऑल बैंक। उधर वाले पापा की बात नहीं चल रही, इधर वाले बात चल रही। हाँ कह रहे, हाँ कर सकते हैं। उधर वाले पापा को मत कह, इधर वाले पापा की बात कर। जुत्ती का साइज पता है पापा की? हाँ जी बाबू, बात समझ में आई? तो रिक्वेस्ट भी हो तो मना नहीं हो सकती। क्लियर है बात? अब बेटा बस फाइनल बात तो सुन लो यार, तुमने लिखा भी नहीं अब तक। रोना नहीं है, रोना नहीं है, किस्मत में भी वही है। अच्छा, मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड लिखने तो आपने ही है, क्योंकि मैं तो बस बता रहा हूं बाबू। डिक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन, अच्छा मैंने यहाँ पे टैक्स रेट था ना, डिक्रीज इन बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लेकिन ब्रैकेट में लिखोगे परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, डिक्रीज इन एलआरआर, डिक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट। मोरल सुएशन का कोई
अपोजिट टर्म नहीं है, वर्ड मोरल सुएशन ही आएगा और क्रेडिट राशनिंग की जगह आएगा विड्रॉल ऑफ क्रेडिट राशनिंग। समझ में आया? टॉपिक का डल गया भोग। कल एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। अब कुछ मैक्रो बस बच्चों वाली रहेगी। ठीक है जी, मुश्किल सारी बातें हो चुकी मैक्रो में, लेकिन बाबू छुट्टी मत करना, फिर समझ नहीं आता कुछ। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों। बाय बाय।